हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे पर्यटन के बारे में कुछ बातें हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर साल 27 सितंबर के दिन में, ये 27 तारीख का समाचार पत्र भी है, तो हर साल 27 सितंबर के दिन मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। और विश्व पर्यटन दिवस को मनाने की जो परंपरा है वो 1980 से शुरू हुई थी। तो 1980 में पहली बार विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था। और भारत की अगर स्थिति देखें, कोविड-19 के आने से पहले मीन्स प्री कोविड एरा में भारत में जो जीडीपी का उत्पादन जितना होता है उसका 6% भागीदारी जो है पर्यटन क्षेत्र से होता था। मीन्स भारत के कुल जीडीपी उत्पादन में पर्यटन सेक्टर का योगदान 6% था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। पर्यटन सेक्टर को देखा जाए तो इसको सेवा क्षेत्र से जोड़ करके हम देख सकते हैं। एक होता है सर्विस सेक्टर, एक होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एक होता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो हमारे देश में जीडीपी का सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन होता है जीडीपी में वो है सर्विस सेक्टर का। उसके बाद आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, उसके बाद आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर के अंदर में ही एक क्षेत्र होता है पर्यटन, यानी कि टूरिज़्म। तो टूरिज़्म की जो भागीदारी है वो 6% है, जो कि मतलब अच्छा है। लेकिन वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो जो वैश्विक औसत है वो 10% है, तो इस हिसाब से कम है। तो हमें अपने जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा पर्यटन से प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ेंगे। जो चुनौतियां हैं उसको हटाना पड़ेगा, जो अवसर हैं उसमें काम करना पड़ेगा। अगर प्री कोविड के टाइम में देखें, जो भारत में टूरिज़्म क्षेत्र से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप में देखा जाए तो 5 करोड़ लोगों को रोज़गार प्राप्त हुआ है, 5 करोड़ लोगों को। तो पहली बात क्या मिला कि 27 सितंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। दूसरी बात यह है कि हर साल मतलब 1980 से पर्यटन दिवस को मनाने की शुरुआत की गई थी। तीसरी बात, भारत में कुल जीडीपी का 6% कंट्रीब्यूशन होता है पर्यटन सेक्टर का। चौथी बात ये कि पर्यटन क्षेत्र में भारत में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 5 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त होता है, जो कि एक बड़ी बात है। अब जो पर्यटन सेक्टर है इसमें जो दक्ष लोग हैं यानी कि स्किल्ड लेबर हैं, जो कम स्किल्ड लेबर हैं या नॉन स्किल्ड लेबर हैं, तो इन सभी को उसमें रोज़गार प्रदान हो जाता है। तो ये एक बड़ी बात है। और दक्षता या कम दक्षता वाले जो श्रमिक हैं, श्रमिक वालों को रोज़गार प्रदान करने वाला ये दूसरा बड़ा क्षेत्र है। मीन्स पर्यटन सेक्टर जो है दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है जो कुशल या अर्धकुशल या अकुशल प्रकार के जो श्रमिक हैं उनको रोजगार प्रदान करता है। और चुनौती क्या है देखा जाए, अगर भारत में पर्यटन सेक्टर को लेकर के चुनौती की बात करें, चैलेंजेस की बात करें, तो वो क्या है। तो पहला है कि जो ठहरने की सुविधा होती है उसमें कमी है। मीन्स जैसे होटल हो गया, मोटेल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, उसके अंदर में जो टॉयलेट की सुविधाएं होती हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, तो इसमें कमी देखी जा सकती है। तो पहला चुनौती ये। दूसरा, जो होटल हैं वो महंगे हैं। और अवसर की अगर बात करें तो भारत में मेडिकल टूरिज़्म का अवसर बहुत ज़्यादा है। दूसरा, लिटरेरी टूरिज़्म का। तीसरा, हिस्टोरिकल टूरिज़्म का। चौथा, इकोलॉजिकल टूरिज़्म का। पांचवा, कल्चरल टूरिज़्म का। ये ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जहां पर भारत काम कर सकता है, तो इसमें असीम संभावनाएं हैं। और मेडिकल टूरिज़्म में तो भारत बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर भारत का जो फार्मेसी सेक्टर है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, वो अन्य देशों की तुलना में काफ़ी सस्ता है। और दुनिया 2019 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 140 देशों में भारत का स्थान 34वां था, किसमें, पर्यटन सेक्टर में। तो ये काफ़ी पीछे है, इसको सुधार करने की आवश्यकता है। और पर्यटन को बढ़ाने के लिए जो राष्ट्रीय नीति है, जो नेशनल पॉलिसी है, राष्ट्रीय पर्यटन नीति हम कह सकते हैं, तो वो पहली बार आया था, मतलब 1982 में एक बार आया था, फिर एक बार 2002 में आया राष्ट्रीय पर्यटन नीति, यानी पर्यटन को बढ़ाने वाली नीति राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसी नीति जो पर्यटन सेक्टर को बूस्ट करे, बढ़ाए, तो वो एक बार आया था 1982 में, एक बार आया था 2002 में। अगर उपाय की बात करें तो उपाय में ये हो सकता है कि मतलब कार्यक्रम एक चलाया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, अतुल्य भारत कार्यक्रम, अतुल्य भारत कार्यक्रम। तो ये ऐसे कार्यक्रम के द्वारा हम
इसको बढ़ा सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2015 को लाया गया है, तो ये सरकार के द्वारा और भी बहुत सारे उपाय किए गए हैं, तो ये 2 उसमें से है। अब आते हैं इस जो कॉलम है समाचार पत्र का, उसको पढ़ते हैं तो कुछ बातें यहाँ से मिलेंगी। हमारे शहरों के कशीदे में, अच्छा टॉपिक क्या है कि शहर के उजाड़ कोने भी बन सकते हैं कल्चरल सेंटर। हमारे शहरों के कशीदे में ऐसी अनेक जगहें छूट गई हैं जो समय के साथ उपेक्षित होती चली गई हैं। देश में इस तरह की जगहें या तो कानूनी लड़ाई हार जाती हैं या उन्हें किन्हीं आवासीय या व्यावसायिक प्रयोजन से हथिया लिया जाता है। इस तरह की जगहों में शामिल हैं रियासतों के समय जीर्ण शीर्ण भवन, भूतहे अस्पताल, छोटे पार्क या रेलवे की अब अनुपयुक्त हो चुकी संपत्तियां। पर क्या हो अगर इन जगहों का बेहतर रख रखाव करें और उन्हें विरासत की तरह सहेजें? क्या उनका उपयोग पारंपरिक कथा वचन, लोक नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियों के लिए नहीं किया जा सकता? तो ये उपाय बता रहे हैं। कितना एक जैसे यूपीएससी के इंटरव्यू में पूछ ले कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए कोई मौलिक उपाय बताएं, तो ये मौलिक उपाय सुझा रहे हैं निधि डुगुर कुंडलिया जी, जो हैं, जो कि एक लेखिका हैं और पत्रकार भी हैं। तो एक कितना मौलिक उपाय है कि देखिए बहुत सारे उजाड़ क्षेत्र हैं, तो उनको हथिया लिया जाता है, वहाँ पे व्यावसायिक भवन बनाए जा रहे हैं, वहाँ पे दूसरा काम हो रहा है। तो जैसे पुराने पार्क हैं, भूतही बिल्डिंग है, ऐसा मतलब चलता है कि अरे भूतहा बिल्डिंग है, भूतहा अस्पताल है, तो ऐसे करके उसको किया जाता है। तो ऐसे हेरिटेज साइट या ऐसे जो पुराने जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े स्थल हैं, अगर उनका भी हम यूज़ कर लें पर्यटन सेक्टर में तो कितनी बड़ी बात होगी। तो ये एक मौलिक उपाय के तौर पर बता रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। और उसमें हम कर क्या सकते हैं? क्या उनका उपयोग पारंपरिक कथा वचन, लोक नृत्य, संगीत की प्रस्तुतियों के लिए नहीं किया जा सकता? चाहे तो उन्हें समकालीन कलाओं के लिए भी एक हाशिए की तरह विकसित करें। फिर चाहे वो आंध्र तेलंगाना की बुर्रा कथा हो या राजस्थान की कावड़िया, किसी भूली बिसरी इमारत का एक क्रिएटिव मेक ओवर उसे पूरी तरह से नया रूप दे सकता है। इसके कई दूसरे प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे उसके आसपास के इलाके कल्चरल डेस्टिनेशन बन सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ होगा। पेरिस का उदाहरण लें, जहां की कुल आबादी से 120% ज़्यादा पर्यटक वहां आते हैं। देखिए कितना पेरिस का उदाहरण बता रहा है कि जहां की कुल आबादी जो है, कुल आबादी का 120% ज़्यादा पर्यटक वहां पर आते हैं। ठीक है, पेरिस की अपनी जो आबादी है, तो उसकी आबादी का 120% ज़्यादा पर्यटक वहां पर आते हैं। कहाँ पर? पेरिस में। और उसे विदेशियों से ही 12 अरब डॉलर की सालाना कमाई होती है। 12 अरब डॉलर की कमाई हो जाती है अकेले पेरिस को, बताइए। यह फ्रांस की कुल विदेशी मुद्रा की आमदनी का लगभग आधा हिस्सा है। सोचिए, कल्चरल टूरिज्म के सेक्टर में बेशुमार संभावनाएं हैं और यह कला, नृत्य, संगीत, रीडिंग एरियाज, किस्सा गोई के सैकड़ों विभिन्न रूपों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मुहैया करा सकता है। हमने देखा है कि अगर बेहतर ढंग से परिभाषित नीतिगत समर्थन मिले तो स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से ऐसी जगहों को थिंक टैंक और कल्चरल गेट कॉपर्स की तरह भी विकसित किया जा सकता है, जैसे कि नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और मुंबई में NCPA। दिल्ली की सुंदर नर्सरी का उदाहरण लें, इसका पुनरुद्धार, देखिए दिल्ली की सुंदर नर्सरी का उदाहरण लें, इसका पुनरुद्धार आगा खां फाउंडेशन द्वारा करवाया गया है। यहाँ 90 एकड़ भूमि की एक वनस्पति उद्यान का रूप दे दिया गया है। एक हॉर्टिकल्चर हेवन
जहां मुगल काल की 6 इमारतें हैं। आज यह जगह एक हरी भरी सुकून गाह बन चुकी है, जहां पक्षियों और तितलियों के लिए जोन है, और मौसम अच्छा हो तो परफॉर्मिंग आर्ट्स के लिए सेटर भी है। यह मुंबई के काला घोड़ा एरिया का उदाहरण लें, जो कि 1998 के बाद से ही कला, फैशन, प्रतिष्ठित समारोह उत्सवों के लिए एक नेबरहुड बना हुआ है। विदेशों में पेरिस का शांज ज़िले या इस्तांबुल का इस्तिकल एवेन्यू इसी तरह के प्राइवेट पब्लिक कल्चरल सेंटर्स हैं, जो पैदल यात्रियों, कलाकारों और फिल्म समारोहों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। भारत में तो ऐसी जगहों की भरमार है जिनका इसी तरह से पुनरुद्धार किया जा सकता है, फिर चाहे वह कोवलम की मिंट बिल्डिंग हो या नई दिल्ली के जामा मस्जिद, इस इलाके का वीरान स्कूल। नागपुर के गोंड किले में स्थित अधिकतर हेरिटेज साइट्स आज उजाड़ हो चुकी हैं। इनमें से कुछ तो 13वीं सदी की हैं। हैदराबाद में माह लका बाई के मॉन्यूमेंट के बारे में सोचे हैं। कवयित्री और नगर वधू माह लका बाई के लिए यह इमारत की 18वीं सदी में बनाई गई थी। 1903 में बनकर बनकर तैयार हुआ। आगरा सिटी रेलवे स्टेशन भी आज शहर के बीचों बीच होने के बावजूद वीरान हो चुका है। आज जब भारत एक विकासशील देश में रूप में प्रगति के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है, तो हमारे लिए यह जरूरी हो गया है कि हम अपने मौजूदा संसाधनों का सार्थक उपयोग करें और उन्हें कलाओं के एक चिरस्थायी आश्रय स्थल के रूप में परिवर्तित करें। तो एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल लिखा गया था। अगर ये भी टॉपिक इसी से संबंधित है, राष्ट्रीय सहारा में समावेशी विकास का सतत प्रयास, तो हम इसको इसी में ही कवर कर लें, अन्यथा दूसरे वीडियो में इसको कवर करते हैं। इसमें भी खैर स्वदेश दर्शन योजना के बारे में बात की गई है, पर्यटन महामारी की बात की गई है, पर्यटन पुनर्विचार, ये सारी पर्यटन वाले मुद्दे इसमें लिखा हुआ है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2002 तैयार की गई, तो ये भी पर्यटन से संबंधित बात है, तो हम इसको भी इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं, तो कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो राष्ट्रीय सहारा में छपा है समावेशी विकास का सतत प्रयास। समावेशी विकास होता है एक ऐसा विकास जो सभी का विकास हो, जिसमें सभी शामिल हो जाएं, महिला भी शामिल हो जाए, गरीब भी शामिल हो जाए, आदिवासी भी शामिल हो जाएं, जो कम जिसके पास आर्थिक अपॉर्चुनिटी है वो भी शामिल हो जाएं। तो सभी का जब विकास होता है तो उसको कहा जाता है समावेशी विकास। और सतत विकास एक सतत विकास होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स होता है कि एक ऐसा विकास, यानी विकास हो लेकिन उसमें सस्टेनेबिलिटी हो, सततता हो, या धारणीयता हो, संधारणीयता हो, सुस्थिरता हो। मीन्स हम डेवलपमेंट इस प्रकार से करें कि उस डेवलपमेंट का नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे एनवायरनमेंट पर, हमारे ह्यूमन पर, हमारे रिसोर्सेज पर, हमारे हवा पर, पानी पर, जानवरों पर, इन सब के ऊपर ना पड़े। तो इसे कहा जाता है सतत विकास, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो खैर आते हैं टॉपिक पे। तो इसको लिखा है जी किशन रेड्डी जी ने, और ये लेखक भारत सरकार के संस्कृति, पर्यटन एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। तो मतलब बड़े व्यक्तित्व ने लिखा है, तो इसमें से कुछ जानकारी हमारे काम की हो जाएंगी। भारत दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। हमारे पास वो सामर्थ्य है जो दुनिया की किसी भी अन्य देश के पास नहीं है। पर्यटन के रूप में भारत के पास धार्मिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, मनोरम, पुरातत्वीय स्थलों सहित प्राचीन समृद्ध सांस्कृतिक विरासत हैं।
हमारी लोक कलाओं, संगीत और नृत्य परंपराओं का भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन की में सामंजस्यपूर्ण मिश्रण है। विगत 8 वर्षों में भारत के पर्यटन में कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। केंद्र सरकार ने पर्यटन के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु 7,000 करोड़ मंजूर किए हैं। पिछले वर्ष में भारत अपने 10 प्राचीन स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल कराने में सफल हुआ है। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है, जिसके तहत मंत्रालय ने 13 थीमेटिक सर्किट्स में 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 55 नए स्थलों को विकसित करने की योजना बनाई है। मंत्रालय ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र पर्यटन पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया है। घरेलू पर्यटन को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति भी एक मास्टर प्लान साबित हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से एक बड़ी पहल गुजरात में लौह पुरुष सरदार पटेल का विशाल प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के रूप में केवड़िया मॉडल स्थापित करके की है। पर्यटन महामारी में सबसे अधिक प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में से एक था, इसलिए महामारी के बाद पर्यटन पर पुनर्विचार करना जरूरी था। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला जिले में 18 से 20 सितंबर के बीच देश भर के राज्य पर्यटन मंत्री, पर्यटन सचिव और अन्य पर्यटन अधिकारी भारत में पर्यटन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा, चिंतन और विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए। सभी राज्यों के मंत्रियों को एक मंच पर लाकर पर्यटन क्षेत्र के व्यापक विषयों पर चर्चा करने के लिए यह पहला अनूठा प्रयोग था। इसी दिशा में पर्यटन मंत्रालय में राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 तैयार की है। एक राष्ट्रीय पर्यटन नीति 1982 में, फिर अगला 2002 में, फिर 2015 में, फिर नया आया है राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 तैयार की है पर्यटन मंत्रालय ने। इस नीति का उद्देश्य देश में पर्यटन के विकास के लिए रूपरेखा की शर्तों में सुधार करना, पर्यटन उद्योगों को सहायता प्रदान करना, पर्यटन सहायता के कार्यों को मजबूत करना, रोजगार और उद्यमिता के अवसर पैदा करना, निजी सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र का निवेश कराना और पर्यटन के उप क्षेत्रों का विकास करना है। राष्ट्रीय पर्यटन नीति का मसौदा भारत के पर्यटन को पुनर्जीवित करने के लिए एक समग्र दृष्टि और रणनीति के साथ तैयार किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो धर्मशाला डिक्लेरेशन 2022 और राष्ट्रीय पर्यटन नीति 2022 ने समावेशी विकास की यात्रा में नए ढंग से रचनात्मक, जिम्मेदार और सतत पर्यटन पर बल दिया है। भारत सरकार पर्यटन में एमएसएमई और हितधारकों का समर्थन करना जारी रखेगी और इस क्षेत्र में रोजगार सृजन की संभावनाओं का लाभ उठाएगी। एक नई पहल यह भी है कि पर्यटन के विकास में अब सिर्फ पर्यटन मंत्रालय ही काम नहीं कर रहा है, बल्कि रक्षा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और रेल मंत्रालय एक साथ मिलकर काम कर रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अच्छी कनेक्टिविटी पहली ज़रूरत है, यानी अच्छी कनेक्टिविटी पहली ज़रूरत है अगर पर्यटन को बढ़ावा देना है तो। आज देश में सड़क, जलमार्ग, रेल मार्ग, हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ किया जा रहा है। देश में हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 थी, तो अब उससे बढ़कर 140 हो गई है और 2025 तक हवाई अड्डों की संख्या को 220 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो 2014 तक था 74, 2022 में हो गया है 140, 2025 तक का लक्ष्य है 220। इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने
देश के सामने आने वाले 25 वर्षों का रोड मैप रखा है। इस कड़ी में पर्यटन मंत्रालय ने भारत को 2047 तक दुनिया का प्रमुख गंतव्य बनाने का संकल्प लिया है। आने वाले दशक में भारत के 7.7 से लेकर 9% CAGR से बढ़ने का अनुमान है और 2030 तक 250 अरब अमेरिकी डॉलर का सकल घरेलू उत्पाद योगदान, 137 मिलियन नौकरियां मीन्स मतलब 14.25 करोड़ के आसपास या 15 करोड़ कर लें, इतनी नौकरियां मीन्स अभी से 3 गुना ज़्यादा नौकरियां। विदेशी मुद्रा आय में 56 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान और 25 मिलियन विदेशी आगमन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की उम्मीद है। हम वीजा सुधार, यात्रा में सुगमता, हवाई अड्डों पर यात्री अनुकूल आवास सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए खुलेपन सहित आवश्यक हस्तक्षेप करने की योजना बना रहे हैं। इस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। इसके अंतर्गत 20 देशों के अन्य क्षेत्रों से प्रतिष्ठित महानुभावों के विभिन्न सम्मेलन वर्ष भर देश के अलग अलग ऐतिहासिक स्थलों पर आयोजित होंगे। इसलिए G20 दुनिया भर से आने वाले लोगों को देश की पर्यटन क्षमता का परिचय कराने का एक उत्कृष्ट मंच प्रदान करेगा। और देखें, पर्यटन से संबंधित कोई आर्टिकल हो, हिंदुस्तान में बढ़ता समर्थन, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है आर्टिकल। सर ख़त्म। इंग्लिश का कोई समाचार हो, ये हो गया। दैनिक भास्कर, देश को फिर से श्वेत क्रांति की ज़रूरत है, तो इसको अलग से हम डिस्कस करेंगे छोटे से आर्टिकल में, वीडियो में। टर्निंग इनवर्ड, इन यूरोप द फार राइट इज टैपिंग इनटू पब्लिक डिसटॉलमेंट विद द एस्टेब्लिशमेंट। मीन्स इटली में जो सरकार बनी है वो दक्षिणपंथी सरकार है, वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं तो वो दक्षिणपंथ से प्रेरित प्रधानमंत्री हैं। तो दुनिया भर में ये बात चल रही है कि क्या दक्षिणपंथ जो है उसका एक ये होता है कि पारंपरिक दृष्टिकोण को ज़्यादा मान्यता प्रदान करते हैं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोग आए ना, यहाँ पर रहें ना, अपनी जो ट्रेडिशनल बातें हैं उनको सजोने का प्रयास करती हैं और थोड़ा सीमित होने का प्रयास करती हैं। इसको कहते हैं दक्षिणपंथ मोटी मोटा। इसकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो ये दक्षिणपंथ वर्सेस ग्लोबलाइजेशन का डिबेट है, तो इसको हम करेंगे किसी यदि अवसर मिला तो। फिर द हिंदू में एक है अखबार एडिटोरियल, होम एंड अब्रॉड। If India is to unite polarized nations, it must bring all divisive forces under control। ये जो आर्टिकल है वो नेशनल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA एक्सटर्नल अफेयर्स मीन्स एस जयशंकर जी ने अभी अमेरिका को कुछ खरी सुना दी है, तो उससे संबंधित आर्टिकल है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध से संबंधित है ये। और ये द टाइम्स ऑफ इंडिया में जो लेख है, वाई PLI इज़ वर्थ डूइंग। PLI ये इकोनॉमिक सेक्टर से संबंधित आर्टिकल है, तो इसको नेक्स्ट में यदि अवसर मिला तो करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, जय हिंद।